सो हेलो बच्चों, आई होप आप सबकी ऑलमोस्ट अभी तक तैयारी ख़त्म हो गई हो इस एग्ज़ाम की। एंड ये जो वीडियो मैंने अभी बनाई है ना, ये आप लोगों को एक फ़ाइनल रिवीजन करने के काम आएगी। एंड जो बच्चे इस एग्ज़ाम से डरे हुए हैं, जिनकी प्रिपरेशन अभी पूरी नहीं हुई है, जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो ये वीडियो तो उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि भाई लास्ट मोमेंट पे उन्हें एकदम बेस्ट वो क्वेश्चंस मिल जाए जो बहुत प्रेडिक्टेबल है कि हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एंड हमें सिर्फ जो बहुत ही ज़्यादा कोर टॉपिक्स है ना, वो पता चल जाए कि क्या क्या एग्ज़ाम में अगर आ भी जाए तो हम उसके लिए क्या आंसर लिख के आ जाए कि हमें मैम कम से कम एटलीस्ट 60 to 70% उस क्वेश्चन का मार्क्स दे दे। ठीक है, तो देखो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इंट्रोडक्शन है उसमें से हमारा पूरे टॉपिक में से सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जाता है, जो इंडियन एस्थेटिक्स होती है, एस्थेटिक्स होती है। ठीक है, ये पूछे जाएंगे। इंडियन एस्थेटिक में भी सिर्फ और सिर्फ रस। ठीक है, रस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये इसको भी छोड़ सकते हो आप, जो ज्यूसेंस वर्ड है इसको छोड़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है। देखो कल आपका एग्ज़ाम जो है सेकेंड शिफ्ट में होगा, उससे पहले भी आपके पास काफ़ी घंटे हैं, आज की पूरी रात है। ठीक है, सिर्फ इस एक पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना और जो मेरी वीडियो है ये पूरी देख लेने भर से भी आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके, तो ऐसे टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि मैम क्या होगा इस एग्ज़ाम में, क्या इसे छोड़ दें। ऐसा स्टूपिड डिसीजन तो बिल्कुल भी मत लेना भाई, बहुत इजीली पास हो जाओगे। अगर थोड़ा भी ये टॉपिक आपको समझ में आ गए ना, छोटे छोटे भी, तो आप खुद से अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ लिख कर आओ, पेपर दो, अच्छा परफॉर्म करो एंड बी प्राउड। ठीक है कि हाँ हमने कर लिया फाइनली ये जो बहुत डरावना सब्जेक्ट था इसको भी पास कर लिया। तो देखो ये टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी आपको सारे करवा दिए हैं अपनी पूरी जो इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस बनाई हैं। ठीक है, तो मैं हर टॉपिक अभी दोबारा से नहीं पढ़ाऊंगी। सिर्फ मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड उनको आप कैसे हैंडल करोगे, क्या क्या उनके आंसर लिखोगे। एंड इस पीडीएफ में आपको एकदम सटीक टू द पॉइंट जो आंसर है वो मिलेगा। ये ऑब्वियसली आपका 10 मार्क्स या 20 मार्क्स के लिए काफ़ी नहीं होगा, बट अगर इतना आइडिया लग गया तो हम एग्जाम में हमें ये इतने कोर पॉइंट्स भी पता होना, तो उसमें हम खुद आगे अपना ऐड ऑन करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हैं। ओके, वही करना होता है हमें। ठीक है, तो देखो रस आप ये अच्छे से पढ़ के जाना। एंड जो शांत इसको छोड़ सकते हो, इसको छोड़ सकते हो, ये ऑप्शनल है, ये एक दो बार ही पूछा गया है। ठीक है, फिर श्रुति आ जाती है, ये भी एक दो बार पूछी गई है, बट क्योंकि इंडियन एस्थेटिक्स के अंदर है तो 10 नंबर की पूछ सकते हैं, इसको पढ़ जाना। फिर ध्वनि, ध्वनि काफी बार पूछी गई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से पढ़ के जाना भाई। इसके जो 3 टाइप्स है एंड क्या क्या इसके अंदर आता है वो सब आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर फिर भी आपको ऐसे कॉन्फिडेंस है ना कि मैम आपने ये टॉपिक भर भी बता दिए मुझे, तो मैं इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में सर्च करके खुद और ज़्यादा प्रिपेयर कर लूँगा, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप एकदम इतने कॉन्फिडेंटली जाओगे एग्जाम में कि भाई फोड़ दोगे। ठीक है तो बिल्कुल ही डरना नहीं है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो ये औचित्य है, ये भी मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ आपको पढ़ा दिया है, कुछ ऐसा नहीं है जो छूट गया हो। ठीक है, फिर स्फोटा है, ये भी पढ़ा दिया था, स्फोथा। हम्म, फिर अलंकार है, ये भी पढ़ा दिया। सिर्फ और सिर्फ आपको पता है जो इंडियन एस्थेटिक्स है उसमें से इन्हीं टर्म्स के 10-10 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा जैसे शॉर्ट नोट्स में 10 नंबर को आप 10 नंबर में आपको लिखने के लिए आ जाएंगे कि अलंकार के बारे में लिख के दो, पैराडॉक्स एंड आयरनी के बारे में लिख के दो। एंड फिर मैंने एक दो क्वेश्चन देखे सर फिलिप सिडनी, इसको पर आप छोड़ सकते हो अगर टाइम नहीं है तो। एंड मैथ्यू आर्नोल्ड, इनको पढ़ जाना, इनका इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये सारा। एंड इनकी जो ये टर्म है ना, टच स्टोन मेथड, ये पढ़ जाना। ठीक है, कि भाई किस तरीके से ये दूसरे लिटरेरी वर्क्स को कंपेयर करते हैं, जो हमारे क्लासिकल राइटर्स होते हैं एंड शेक्सपियर के वर्क है एंड मिल्टन के वर्क है, उनसे कंपेयर करके ये बोलेंगे कि हाँ ये वाला वर्क आपका अच्छा है बुरा है। ठीक है, तो ये टच स्टोन मेथड, ये आप मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में पढ़ के ज़रूर जाना। फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, सोशल फंक्शन, ये तो बहुत ही इजी पॉइंट्स है, ये बस एक बार नज़र डाल लोगे ना तब भी आपको याद हो जाएगा। याद भी क्या, ये इसमें आप ज़्यादा ऐसे सोच सोच के भी लिख सकते हो कि हाँ लिटरेरी क्रिटिसिज्म की क्या ज़रूरत है। फिर देखो मैंने यहाँ पे जो क्लासिकल क्रिटिसिज्म है उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं वो आपको बता दिए।
प्लस क्या चीज़ बहुत बार रिपीट हो रही है, तो सिर्फ हम उसको पकड़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। जो एक आधी बार कभी ऐसे वंस इन अ वाइल्ड क्वेश्चन आया है, उस पे हमें फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो मिमेसिस बहुत बार आया है, ट्रेजिक हीरो आ जाता है, कैथारसिस एंड हमर्शिया काफ़ी बार आया है, ऑप्सिस सिर्फ एक बार आया है, एरिस्टोटल तो काफ़ी बार आया है, ठीक है। इनकी मैंने सॉल्यूशन सबका नीचे दे रखा है। अच्छा देखो, अभी इन क्वेश्चंस को भी हम इवेलुएट करें ना कि इनमें ज़्यादातर क्या पूछा गया है। तो एरिस्टोटल एंड प्लेटो की थिंकिंग क्या थी पोएट्री को लेकर के, ठीक है। वो दोनों क्या समझते थे, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज थे, प्लेटो का जो वर्क है द रिपब्लिक, ठीक है, एंड एरिस्टोटल का जो वर्क है पोएटिक्स, पोएटिक्स। तो इनके अंदर इन्होंने क्या क्या बातें कही है, कैसे एरिस्टोटल ने प्लेटो को जो उनके आइडियाज है उनको नकारा है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये इसमें पढ़ना है। देखो आपको यही सभी में यही मिलेगा, एरिस्टोटल्स व्यूज। तो ये इनकी एक ट्रेजिडी के ऊपर क्या इनके व्यूज थे, ट्रेजिडी के ऊपर इन्होंने सारी चीज बताई है। ये मैंने सॉल्यूशंस में सब कवर करा है, मिथोस एथोस, ठीक है, प्लेटोज हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स पोएट्स, प्लेटोज व्यूज ऑन पोएट्री, प्लेटोज क्रिटिसिज्म ऑफ रोल ऑफ आर्टिस्ट, ठीक है। ये सारे आप दोबारा दोबारा देखो रिपीट होंगे। अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ मिमेसिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल एज लिटरेरी थ्योरिस्ट, प्लेटो एंड एरिस्टोटल्स पोस्टुलेशंस। तो आप समझ गए ना, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो मिमेसिस दोबारा से आ गया ये, ठीक है। एरिस्टोटल मीट प्लेटोज क्रिटिसिज्म ऑफ पोएट्स। अब यहाँ पे आपको मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा है। मिमेसिस क्या होता है, प्लेटोज व्यू ऑन मिमेसिस एंड पोएट्री, एरिस्टोटल्स व्यू ऑन मिमेसिस एंड पोएट्री, एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, इसके अंदर देखो ये सारे 6 एलिमेंट्स दे रखे हैं, प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी एंड स्पेक्टिकल। तो आपको जैसे ही ये पीडीएफ मिल जाती है, इसको आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, ठीक है। तो आपको रियलाइज होगा कि ये तो इतना मुश्किल था ही नहीं जितना हम डर रहे थे। और किसी भी बच्चे ने अगर ये सोचा है कि वो एग्ज़ाम नहीं देने वाला है, छोड़ के जाएगा, तो ऐसी गलती बच्चे प्लीज़ बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अननेसेसरी आप इतनी गलती कर दोगे, आपको पता भी नहीं होगा, ये एग्ज़ाम इतना आसान होगा, आप बहुत इजीली से पास कर लोगे, ठीक है। बस कॉन्फिडेंस की बात है, डरो मत बिल्कुल भी, बहुत ईजी है सब कुछ। फिर रोमांटिक क्लासिसिज्म में हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ, ठीक है, और कॉलरिज, कॉलरिज, जो कॉलरिज का वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया, उसके अंदर इन्होंने इमेजिनेशन, प्राइमरी सेकेंडरी इमेजिनेशन और फैंसी, इनके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यूज दिया है ये, ठीक है। एंड वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है हमारा प्रीफेस है ना, प्रीफेस ऑफ लिरिकल बलाड्स, तो उसका बताना है बस। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस में देखो ये दिख रहा होगा, कॉलरिज क्रिटिक ऑफ वर्ड्सवर्थ थ्योरी, तो कॉलरिज ने क्या वर्ड्सवर्थ के बारे में बोला है, ये सब मैंने आपको दिया हुआ है इनमें। रोमांटिसिज्म वर्सेस क्लासिसिज्म, तो जैसे ही आपको इनके पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ जाएंगे ना, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारे जो क्लासिक क्रिटिक्स जो थे प्लेटो एंड एरिस्टोटल, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज थे, रोमांटिक्स के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज थे। तो आप इस तरह के क्वेश्चन अपने आप हैंडल कर लोगे, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इन लोगों की थॉट प्रोसेस क्या थी, ये कहना क्या चाहते थे, सिंपल, ठीक है। तो देखो मैंने सॉल्यूशन में आपको ये वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बलाड्स दिया है एंड रोमांटिक क्रिटिसिज्म दिया है। तो यहाँ से आप पूरा एक आइडिया ले लोगे कि ये इनका क्या था सारे पॉइंट्स। फिर सैमुअल टेलर कॉलरिज, इनके भी मैंने पूरा का पूरा बताया कि भाई इन्होंने बायोग्राफिया लिटरेरिया में क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं, प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन एंड फैंसी। ये बहुत एक एक लाइन की ही कॉन्सेप्ट्स है एक्चुअली, जिसको आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स, अगर आपको जैसे एक पूरा क्रिटिसिज्म का आइडिया हो गया कि रोमांटिक क्रिटिसिज्म वाले लोग क्या बोलते हैं, तो आप उसके पॉइंट्स बहुत सारे ऐड ऑन कर सकते हो अगर इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि कहाँ पे जो हमारे कॉलरिज है एंड वर्ड्सवर्थ है, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज कहाँ मैच नहीं हो रहे, ठीक है। तो हमारे कॉलरिज ने कुछ उनको जो वर्ड्सवर्थ है उनकी किसी बात को नकारा भी था, ठीक है, वो आपको देखनी है। जैसे मान लो वर्ड्सवर्थ ने बोला था ना कि ये बहुत ही कॉमन मैन के लिए, कॉमन मैन का होना चाहिए वर्क, है ना, इसे बहुत ज़्यादा ग्रैंड मत बनाओ। तो कॉलरिज ने बोला था नहीं, इसे हर इंसान के फॉर्म के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमन मैन के लिए, इसे ये पोएट्री जो है
हर किसी के लिए होनी चाहिए। तो इस तरह की बातें उन्होंने करी थी। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो से पढ़ा है तो आपके अंदर 1% भी डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने उसमें बहुत डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करा है। बट अगर आप लोगों ने वो मिस कर दिया है और आपके पास टाइम कम है, तो ये वाली वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें जो आपको ये पीडीएफ है, इसमें सारे एकदम टू द पॉइंट कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे न्यू क्रिटिसिज्म होना चाहिए था, सॉरी ये गलत वर्ड लिख दिया, क्रिटिसिज्म। तो पीडीएफ में आप लोगों को मैं करेक्ट करके दे दूंगी। तो इसमें देखो ये क्या रिपीट कर रहा है, एक तो आई ए रिचर्ड्स, ये इनका नाम हमें मिल जाएगा। फिर इंटेंशनल फैलेसी एंड अफेक्टिव फैलेसी क्या होती है, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। फिर जेसी रैनसम एज अ क्रिटिक, क्लीथ ब्रूक एज अ क्रिटिक, ठीक है, एंड टी एस इलियट के पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है ट्रेडिशन को लेकर के, एंड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिविटी क्या है, ये सब मैंने जो है इस सॉल्यूशन में दिया है आपको। देखो आई ए रिचर्ड्स का कंट्रीब्यूशन, फिर टी एस इलियट एज अ क्रिटिक, उसमें आपको इनकी बुक में ये क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिविटी क्या होती है। ठीक है, तो ये जो इन्होंने एक एक ऐसे वो दे दिया ना की वर्ड की ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिविटी हमें बता दो, तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है एक लाइन का ही, बस आपको एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। इंटेंशनल पॉलिसी क्या होती है, ये डब्ल्यू के विमसेट ने दिया। सेम ऐसी अफेक्टिव फैलेसी, ये भी इन्होंने दिया। तो इन्होंने बताया कि भाई ना ही हमें ऑथर का इंटेंशन जानना है, ना ही हमें रीडर का इमोशन जानना है। ओके, तो उससे गलती हो जाएगी अदरवाइज। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। एक बार सिर्फ इतना सा रीड कर लोगे ना, आपका ये 10-20 नंबर का क्वेश्चन पूरा निकल जाएगा। ठीक है, तो जेसी रैनसम एज अ क्रिटिक, इन्होंने क्या क्या बातें बोली है, क्लोज रीडिंग, मतलब अगर मान लो आप ये भूल भी जाते हो ना एग्जाम में, बस इतना याद रखना कि ये जो राइटर है जो एग्जाम में आया है, ये है कौन सी क्रिटिसिज्म का पार्ट। ये अगर न्यू क्रिटिसिज्म का है, तो जो फीचर्स न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर आते हैं वो सारे इनके लिए एज इट इज लिख दो। चाहे इनका कोई आपको बहुत मेजर वर्क ना पता हो, कोई इनकी टर्म ना पता हो, उन सबको साइडलाइन करके सिर्फ न्यू क्रिटिसिज्म का फीचर्स इनके अंदर लिख दो बस। वो भी काफ़ी होगा आपको एग्ज़ाम पास कराने के लिए। भाई देखो, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ये तो नहीं बोलूँगी कि आप इस वीडियो को देखने भर से बिल्कुल टॉप ही कर दोगे एग्ज़ाम। वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बहुत मेहनत करी है भाई, बहुत ज़्यादा पढ़ा है, तो उनकी मेहनत डिज़र्व करती है कि वो अच्छा स्कोर करे। बट ऐसा नहीं है कि आप लोगों के बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। ठीक है, अब वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्सप्रेस कैसे करते हो, कितना स्मार्ट प्ले करते हो आप एग्ज़ाम के अंदर। फिर क्लीन ब्रूक्स का जो हमारा ये वर्क है, आयरनी एज अ प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसमें इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं, वही सारी चीज़ें पूछी गई है। ठीक है भाई, तो मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ लिटरेचर, इसमें तो आपको सिर्फ इतना पता चल जाए कि मार्क्सिस्ट व्यू है क्या, क्लास और क्लास के बीच में जो स्ट्रगल है वो किस तरह से हमारे लिटरेचर को भी अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, सुपर स्ट्रक्चर्स एंड बेस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो सुपर स्ट्रक्चर कितनी बार रिपीट हुआ है। कमिटमेंट क्या होती है, जो लिटरेचर है उसकी कमिटमेंट टुवर्ड्स सोसाइटी क्या है, एंड एज अ आर्टिस्टिक वैल्यू क्या है। फिर लिटरेचर एंड आइडियोलॉजी, ठीक है, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म क्या होती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपनी एक्सपेंडेड वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे भी देखो आपको सबके पॉइंट्स मिल जाएंगे, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, इनके भी आइडिया सिर्फ और सिर्फ एक एक लाइन के ही है। इतना पढ़ के चले जाओ, वहाँ पे कॉन्फिडेंटली ऐसे एक्सप्रेस करो जैसे कोई राइटर होता है ना, उसे बात छोटी सी दी है पर घुमा फिरा के 10,000 बातें लिख दो उसमें बस। ठीक है, फिर आइडियोलॉजी के बारे में, और इसमें कौन की फिगर थे हमारे, लुई एल्थ्यूसर। ठीक है, फिर फेमिनिस्ट थ्योरी, एक्चुअली फेमिनिस्ट थ्योरी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एंड मैंने देखा है कि जो पीवाईक्यूज है ना उसमें रिपीट होते हैं ये दो दो क्वेश्चन, एक एक एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं इनके। तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। वैसे तो फेमिनिस्ट थ्योरी बहुत आसान है, कोई भी इंसान ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि इसके अंदर क्या पॉइंट्स होंगे, कि भाई ये इक्वालिटी की डिमांड करते हैं एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की डिमांड करते हैं, सबके लिए एजुकेशन हो, सबके लिए इक्वल राइट्स हो। सिंपल सी इतनी सी बातें हैं इनकी, बट कुछ कुछ एक एक पॉइंट्स इन सबके अलग है।
ठीक है, जैसे वर्जीनिया वुल्फ ने बोला कि भाई सबके लिए अपना एक अलग स्पेस होना चाहिए और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए। गायनोक्रिटिसिज्म मतलब जब एक लड़की ही खुद फीमेल ओरिएंटेड टेक्स्ट लिखे तो उसको क्रिटिसाइज करना, उसको जज करना, उसको समझना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। कमला दास का वर्क जो है एन इंट्रोडक्शन, ये भी कई बार पूछा गया है। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी फेमिनिस्ट राइटर है। देखो ये भी 2-3 बार क्वेश्चन आया है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। ठीक है, एलन शोल्टर के बारे में भी कई बार पूछा गया है, एलन शोल्टर्स फेमिनिज्म। फिर सेकंड सेक्स के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये सिमोन दी वोआर, इन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी मैंने पहले आपको बताया हुआ है, जेम्स जॉयस भी इससे जुड़े हुए थे कि भाई दिमाग में जो भी सारे थॉट्स आ रहे हैं उन्हें कंटिन्यूसली एज इट इज फ्री फ्लो के साथ पोर्ट्रे करते चले जाओ। तो वर्जीनिया वुल्फ एज अ फीमेल क्रिटिक, देखो सबके सॉल्यूशन मैंने साथ साथ आपको दे रखे हैं जो आपको पढ़ना है। एन इंट्रोडक्शन बाय कमला दास, एलन शोल्टर, feminine criticism in the wilderness, then Mary Wollstonecraft's contribution, Simone de Beauvoir, the second sex and the other concept। तो सिर्फ इतना आपको ये ज़रूर पढ़ना है, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, आप लिख के ले लो। आप खुद बोलोगे मैम आपने बिल्कुल सही कहा था, आपकी बात एकदम 100% सच निकली। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका 100% आएगा ही आएगा। अब डीकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया अपनी वीडियो में। तो यहाँ पे ये डीकंस्ट्रक्शन एज इट इज़ पूछ लेंगे, या फिर स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन पूछ लेंगे, या फिर कोई इनसे जुड़े हुए जितने भी हमारे मेन मेजर फिगर्स है। मिखेल बख्तिन को एक बार को आप छोड़ सकते हो, इनके क्वेश्चन 1 या 2 बार ही देखे गए। डेथ ऑफ द ऑथर को मत छोड़ना, जो हमारा रोलैंड बार्थ का है। ठीक है, डेथ ऑफ द ऑथर कई बार पूछा गया है, डेथ ऑफ द ऑथर इन क्रिटिकल थ्योरी, डेथ ऑफ द ऑथर देखो यहीं सामने ही आपको 4 बार मिल गया। सेम ऐसे ही रोलैंड बार्थ का ही एक और वर्क है, फ्रॉम वर्क टू टेक्स्ट, ये भी देखो वर्क एंड टेक्स्ट, वर्क फ्रॉम टेक्स्ट। ठीक है, डीकंस्ट्रक्टिंग प्रोसेस ऑफ डीकंस्ट्रक्टिंग अ टेक्स्ट। तो ये जो रोलैंड बार्थ के 2 वर्क है ना, डेथ ऑफ द ऑथर एंड फ्रॉम वर्क टू टेक्स्ट, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन में इनके की आइडियाज़ दिए हुए हैं। रोलैंड बार्थ का वर्क फ्रॉम वर्क टू टेक्स्ट, स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, एंड मिखेल बख्तिन के भी बारे में दिया हुआ है। अच्छा, इनके डेथ ऑफ द ऑथर का बहुत ही छोटा सा मैंने यहाँ पे की पॉइंट में दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको इनका आइडिया समझ में आ जाएगा ना, आप इससे ही डेथ ऑफ द ऑथर भी लिख दोगे। ठीक है, बाकी अगर डिटेल में जानना है तो भाई थोड़ी मेहनत आप लोग भी कर लेना प्लीज़। मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, डेथ ऑफ द ऑथर नाम से पता चला कि ऑथर को मारो गोली, अपना टेक्स्ट पे फोकस करो सिर्फ और सिर्फ, बस। पर इस लैंग्वेज में आपको लिख के नहीं आना। चलो, कंटेम्प्रेरी थ्योरी के अंदर तो हमारी 3-4 थ्योरीज है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस जो हमारी सिगमंड फ्रूड ने दी थी, एंड इससे हमारे लेकिन भी, जैकस लेकिन भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखो सिगमंड फ्रूड की थ्योरी है, एंड और इनसे जो हमारी पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरी है, पोस्ट मॉडर्निज्म वो इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमारे मिशेल फुको, नॉर्थरॉप फ्राई ये सब जुड़े हुए हैं। फिर आ जाती है पोस्ट कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, इसमें हमारे मेन 3 राइटर्स आ जाएंगे जिन्होंने ओरिएंटलिज्म लिखी है। ओरिएंटलिज्म किसने लिखी है? ओरिएंटलिज्म हमारे एडवर्ड सईद ने लिखी है। ठीक है, और स्पीवेक का वर्क हमारा आ जाएगा, कैन द सबअल्टर्न स्पीक, कैन द सबअल्टर्न स्पीक। इसमें ये सबअल्टर्न मतलब कौन होते हैं? मार्जिनलाइज्ड लोग, जो दबे कुचले लोग होते हैं, पिछड़े वर्ग के। ठीक है, और हमारा होमी के भाभा, होमी के भाभा जिन्होंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, हाइब्रिडिटी, हाइब्रिडिटी कि भाई कॉलोनीज बनने के बाद लोगों के अंदर कैसे उस कॉलोनाइजर की जो छाप होती है, उनकी जो पहचान की छाप होती है उनके अंदर रह जाती है, वाइसा वर्सा चलता है। मतलब कॉलोनाइज्ड लोगों की भी छाप थोड़ी सी इनके अंदर आ जाती है, पर्सनैलिटी में कॉलोनाइजर्स के अंदर आ जाती है। ओके, तो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी बहुत ही आसान है, मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो भी बनाई है। ओके।
ओके, पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म के बीच में डिफरेंस, एडवर्ड सईद की ओरिएंटलिज्म, लेकिन की लैक एंड डिज़ायर कॉन्सेप्ट, ओके, फ्रूड एंड लेकिन्स कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर, फुको's व्यूज, ओके, साइकोएनालिसिस, फ्रूडियन साइकोएनालिसिस एंड रेमंड विलियन का कल्चरल, अच्छा हाँ एक और थ्योरी भी तो थी, कल्चरल स्टडीज एंड न्यू हिस्टोरिसिज्म भी है इसमें। न्यू हिस्टोरिसिज्म, उससे देखो क्वेश्चंस इतने देखने को नहीं मिले हैं। न्यू हिस्टोरिसिज्म हमारी क्या कहती है, सिर्फ और सिर्फ कि भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारा जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी वर्क को समझने के लिए। ओके, हिस्टोरिकल, कल्चरल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ और सिर्फ जो है टेक्स्ट के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। तो ये जो हमारी हिस्टोरिसिज्म वाली थ्योरी है, ये बिल्कुल किससे अपोजिट है? ये अपोजिट है हमारी न्यू क्रिटिसिज्म से। मैंने इसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप जाके देख सकते हो। फिर पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया ना कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछे जा रहा है। तो ये मैंने पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी क्या कहती है, एडवर्ड सईद की ओरिएंटलिज्म क्या कहती है कि भाई वेस्ट अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं ईस्ट के मुकाबले। वेस्ट मतलब जो ये ब्रिटेन अमेरिका के लोग हो गए, ईस्ट मतलब हमारी जो कंट्रीज हो गई जो थोड़ी पीछे हैं उनसे। फिर गायत्री स्पिवक का कि भाई क्या मार्जिनलाइज्ड लोगों को भी बोलने का हक है। फिर होमी भाभा का लोकेशन ऑफ कल्चर, जिसमें वो हाइब्रिडिटी, मिमिक्री, एम्बिवेलेंस मतलब मिक्स्ड फीलिंग आना कि भाई ये जो कॉलोनाइजर्स आए हैं इन कहीं ऐसा तो नहीं ये अच्छे के लिए आए हैं बुरे के लिए आए हैं उसकी। ओके, फिर मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म में डिफरेंस कि भाई इनके टेक्स्ट बहुत ज़्यादा सीरियस होते थे और जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो थोड़े आयरनी, प्लेफुल, पैस्टिश, फ्रेगमेंटेशन, इन सब की बात करते हैं। ये सारे वर्ड्स मैंने बहुत ही ज़्यादा आपको डिटेल में समझाए हुए हैं अपनी ये पर्टिकुलर यूनिट जो ब्लॉग के वीडियोस है उनमें। हाइपर रियलिटी क्या होता है, सिम्युलाक्रा क्या होता है, ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। फिर साइको एनालिसिस कवर कर रखा है इस वीडियो में मैंने, सिगमंड फ्रूड की कंट्रीब्यूशन, जैकस लैकेंस की कंट्रीब्यूशन, मिशेल फुको एंड नॉर्थरोप फ्राई, इसको छोड़ सकते हो आप। एंड इनफैक्ट मिशेल फुको को भी छोड़ सकते हो, ये नहीं इतना ज़्यादा पूछा जाता, देर आर थिन चांसेस कि इनका कोई क्वेश्चन आ जाए। अदरवाइज सिगमंड फ्रूड को ज़रूर पढ़ के जाना, जैकस लैकेन को ज़रूर पढ़ के जाना। बाकी तो मैंने आपको सब कुछ कवर कर ही लिया है एंड इट्स टाइम टू से थैंक यू। अभी मेरे सामने ये वर्ड लिखा हुआ है तो स्पेलिंग गलत नहीं होगी। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एंड ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अच्छे से एग्ज़ाम करके आना। देखो लास्ट मोमेंट पे मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आपको हेल्प हो सके एंड आप लोग घबराओ नहीं एग्ज़ाम देने से। मतलब ये ना सोचो कि एग्ज़ाम स्किप करना बेटर रहेगा, ऐसी गलती मत कर देना प्लीज़, ठीक है। फेस करो सिचुएशन को चाहे जो भी हो। ओके, सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।